Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss a very important process questions of December 2019 and the topic is psychology. So in the previous sessions we have completed November 2020, 2021. So today I'm going to start December 2019 part 2. So in this there was two sets given, set 1 proponents and the set 2 is knowledge construction procedure. So तो हमारा set 1 है उसके अंदर हमें चार थ्योरीज दिए गए हैं, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑसुबेल एंड ली वाइकॉट्स्की। हम जानते हैं जो हमारे जीन पियाजे हैं उन्होंने चार स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और उन्होंने किसकी बात की है, एसिमिलेशन अकोमोडेशन की बात की है कॉग्निटिव अप्रोच पे जो कि बेस्ड है आपकी। फिर आता है हमारे जीरोम ब्रूनर ने बात की है नॉलेज एक लर्निंग अप्रोच की कि किस तरह से बच्चे जो होते हैं एक्टिव होते हैं, लर्निंग को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन, मेंटेनेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड एक्सप्लोरेटरी। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा गिवन भी किया है। क्यों जीरोम ब्रूनर थे, उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की बात की जो कि इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच कहलाती है एजुकेशन की, जिसको हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कह सकते हैं। डिस्कवरी लर्निंग दैट मीन्स एक मेथड होता है कि आप किस तरह से इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन कर रहे हो। द थ्योरी इंकरेज करती है लर्नर्स को कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, अपनी प्रायर नॉलेज को इंटर रिलेट करें अपने नए एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ और उससे कुछ सीखें। The learner is encouraged to use their intuitions, imagination, creativity and search for new information to discover, ताकि जो उनके पास अपनी नॉलेज है उससे नई नॉलेज जो वो डिस्कवर कर रहे हैं, जो वो चीज़ों को कोरिलेट करके सीख रहे हैं, नई चीज़ें लर्न कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं और ये किसने दी थी हमें, जीरोम ब्रूनर ने। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो एक्टिवेशन है, मेंटेनेंस है, डायरेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसके, हमारे डिस्कवरी लर्निंग के। फिर आता है हमारे डेविड ऑसुबेल। इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर्स, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर्स की बात की है। फिर आते हैं हमारे ली वाइगॉट्स्की जो सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, पीयर ग्रुप बेस्ड इंटरेक्टिव एंड सोशल लर्निंग अप्रोच की बात करते हैं हमारे वाइगॉट्स्की। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बेस्ड ऑन स्किनर्स थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगर आपको जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन है वो स्किनर्स थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के ऊपर बेस्ड है तो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हैं जो अप्रोप्रिएट होंगी? स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन करना लर्निंग मटेरियल का, फिर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स चेक करना और उसके बाद उसको फीडबैक प्रोवाइड करें। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, स्किनर ने अपनी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट दिया था जिसमें इन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रीइंफोर्समेंट की बात की थी। इसमें क्या होता है कि आप पहले बच्चों को क्या कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करेंगे लर्निंग मटेरियल, मतलब आप सब चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे बच्चे उसमें किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जब बच्चों का रिस्पॉन्स आप देखेंगे उसके बेसिस पे आप उनको उसी वक्त फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार इसको देख भी लेते हैं। मैंने स्किनर्स का ऑपरेंट कंडीशनिंग थी जिसके अंदर ये सब चीजें की मैंने कि रीइंफोर्समेंट की बात की, पनिशमेंट की बात की। रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, बिहेवियर बच्चे का स्ट्रेंथ होता है, लेकिन पनिशमेंट से क्या होता है, बच्चे का जो बिहेवियर है वो वीक हो जाता है। फिर जो हमारी ये जो ऑपरेंट कंडीशन और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बात की गई है, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं डिवाइड किए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स पे, इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट किए जाते हैं। फिर सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, हर लर्निंग के स्टेप पे बच्चे को रिस्पॉन्स दिया जाएगा, उसका रिस्पॉन्स चेक किया जाएगा, स्ट्रेंथन होगा। फिर आप उसको जैसे जैसे रीइंफोर्समेंट देंगे बच्चा उस तरह से मोटिवेट होगा, फिर बच्चा रिस्पॉन्ड देगा, फिर आप उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। यही इसका हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी करेक्ट सीक्वेंस होती है जब आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, मतलब किस तरह का बिहेवियर आप बच्चे से चाहते हैं, किस तरह से आप उसको मेजर कर सकते हैं। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव जो होता है एक लर्निंग आउटकम होता है जो कि स्टेट किया जाता है मेजरेबल टर्म्स पे। क्यों? क्योंकि वो आपको डायरेक्शन देता है कि बच्चे ने क्या चीज लर्न सही से की, आप कैसे उसको इवेलुएट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं अलग अलग रिस्पेक्ट में होते हैं, दैट मीन्स कि आप जनरल टू स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके चल रहे हैं, आप कॉग्निटिव लेवल चेक कर रहे हैं, अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन चेक कर रहे हैं। तो किस तरह से हम फॉर्मुलेट करते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को, द बिहेवियर टू बी स्पेसिफाइड, दैट मीन्स जो बच्चे की परफॉर्मेंस है, जो बिहेवियर जो वो कर सकता है, जो आप उसे जिसको आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और जो मेजरेबल हो। बिहेवियर टू बी स्पेसिफाइड, फिर जिन कंडीशंस में वो बिहेवियर हो रहा है, कंडीशन स्टेट द कंडीशन यू विल इम्पोज, जब लर्नर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उस ऑब्जेक्टिव की मास्टरी को कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसको वो सब चीजें अलाउड हैं भी नहीं यूज करने के लिए कि किस तरह से वो अपने चीजों की, अपने बिहेवियर को मास्टरी में
डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। फिर आता है क्राइटेरिया कि आपने उसके जो बिहेवियर है उसे आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और डिग्री और क्राइटेरिया इज द स्टैंडर्ड कि किस बेसिस पर आपकी जो उसकी परफॉर्मेंस रही है उसको आप इवेलुएट कर रहे हैं। तो इसलिए करेक्ट सीक्वेंस जो होती है हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, वो ये होती है बिहेवियर टू बी स्पेसिफाइड, कंडीशंस इन विच बिहेवियर पे लग द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर। इसके बेसिस पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है इट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेपर्ड बिल्डिंग किस काउंसलिंग पैराडिगम का आता है। देखिए जो आपकी डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है वो आपकी काउंसलर्स सेंटर्ड होती है। पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग जो आपकी क्लाइंट सेंटर्ड होती है, ठीक है, ये आपकी काउंसलर सेंटर्ड होती है जहाँ पे काउंसलर सब चीजें को डायग्नोस करता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको ठीक करना है। बिहेवियरिस्टिक काउंसलिंग अप्रोच जहाँ पे आपको बिहेवियर को चेक करना होता है, उसके बिहेवियर को देखते हुए आप उसको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। रेशनल काउंसलिंग जिसको हम रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक्शन, बिलीव्स, कॉन्सिक्वेंसेज एंड डिस्प्यूट। देखिए जो आपकी ये आरईबीटी होती है इसका एक मॉडल गिवन है यहाँ। इस मॉडल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, आपको रेपर्ट बनानी होती है अपनी क्लाइंट के सामने। दैट मीन्स आप उसके सामने किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसके इमोशनल बिहेवियर को आप कैसे समझ रहे हैं, इस बेसिस पे आप उसे किस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपका उसके साथ ट्रस्ट लेवल बनना चाहिए। जब आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बन जाएगा अपने क्लाइंट के साथ, तो वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। दिस इज कॉल्ड रेशनल काउंसलिंग, कि कैसे आप एक्शन कर रहे हैं, किस तरह से आप एक्टिविटीज डिजाइन कर रहे हैं ताकि आपको अपने क्लाइंट का प्रॉपर बिहेवियर पता चल पाए, कैसे आप उसको अप्रेजल दे रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसके डिजायर्ड बिहेवियर को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कहाँ जरूरत है चेंज करने की। ये सब चीजें देखते हुए जो रेशनल काउंसलिंग होती है वो रिक्वायर करती है अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपने क्लाइंट के इमोशनल बिहेवियर को समझें, फिर उसके साथ अपना ट्रस्ट डेवलप करें और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप करें अपने क्लाइंट और काउंसलर के बीच में। इसमें ये सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका रेशनल काउंसलिंग रेपर्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द रेशनल काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, हम जानते हैं ट्रायर्किक थ्योरी, जिसके अंदर हमने 3 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी। कंपोनेंशियल जिसको हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, फिर आता है आपका एक्सपीरियंशियल जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, देन आता है आपका कॉन्टेक्सचुअल जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट गोल इन द लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, प्रेजेंट करना, स्ट्रक्चर करना थॉट्स एंड आइडियाज को, प्रोब करना, एलिसिट करना आइडियाज को, या कन्फ्रंट करना नॉर्मल टास्क एंड सिचुएशंस ऑफ लर्निंग, कि आप कैसे उनके साथ डील कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग थ्योरी, ट्रैफिक की थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने 3 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी। कंपोनेंशियल जिसको हम एनालिटिकल भी बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं, कॉन्टेक्सुअल जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इनको मैंने 1 बाय 1 करा रखा है आपको ऑलरेडी वीडियोज में। इंटेलिजेंस की मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने हर चीज बहुत डिटेल में कराई हुई है। जो आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है जिसको हम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, इसके अंदर हम 3 कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कैसे आप चीजों को, इसे हम बुक स्मार्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब कि किस तरह से बच्चे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करके। तो जिनके अंदर एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है वो बच्चे अकेडमिकली बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। उनका कहीं ना कहीं जो 3 कंपोनेंट्स में बात की गई कि बच्चे किस तरह से अपनी कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, कैसे अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हैं, कैसे परफॉर्मेंस, तो उनको जो भी टास्क दिया जाता है उसको कैसे कंप्लीट करते हैं। दिस इज ऑल अंडर इन द कंपोनेंशियल एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। फिर आता है आपका एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल मतलब क्रिएटिव से आप समझ सकते हैं कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। दैट मीन्स कि बच्चा अगर प्रॉब्लम एक तरह से सॉल्व नहीं हो रही तो कितने मल्टीपल सॉल्यूशंस को निकाल सकता है। डाइवर्जेंट थिंकर जो होते हैं उनको हम इसके अंदर लेके आते हैं। फिर आता है आपके कॉन्टेक्सुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स कि बच्चा कितना प्रैक्टिकली सिचुएशनल स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट सिचुएशनल इंटेलिजेंस जो हमारा कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। तो इस तरह से हम 3 इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, टोटल मिला के जो उसका एक पूरी समरी बनती है वो यही बनती है कि लोग किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को डील करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। A student of class 10th approaches the class teacher, एक क्लास 10 के बच्चे ने क्लास टीचर को अप्रोच कर उनको इन्फॉर्म किया कि किस तरह का शेड्यूल आया एग्जाम का। When announced makes हम मतलब उस बच्चा जो था जब उसने देखा कि एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है उससे वो बहुत परेशान हो गया, वो टीचर के पास गया। तो ये किस तरह की गाइडेंस है, इस सिचुएशन को देखते हुए ये किस तरह की गाइडेंस है, एजुकेशनल गाइडेंस है, वोकेशनल गाइडेंस है, पर्सनल गाइडेंस है, या फिर हेल्थ गाइडेंस है। देखिए इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि बच्चा अकेले अप्रोच किया, अगर एक पूरा ग्रुप अप्रोच करता है दैट मीन्स एजुकेशनल गाइडेंस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर्सनल गाइडेंस की बात की जा रही है। बच्चा परेशान था, जब उसने शेड्यूल देखा एग्जाम का तो वो उसको देख के बहुत नर्वस हो गया, जिसकी वजह से उसने टीचर से अप्रोच किया।
तो ये आपका पर्सनल गाइडेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन आर वाला क्वेश्चन है। एंशंट इंडिया में जो डेवलपमेंट होता था आपके कैरेक्टर का, इनर नेचर कैरेक्टर का, स्टूडेंट का, वो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्ट आपके एजुकेशन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल ठीक बात है कि सिर्फ एजुकेशन ही देना काफी नहीं होता, बच्चे का इनर कैरेक्टर को भी डेवलप होना चाहिए। मेयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट without the development of character will defeat the every ends of studentship। सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अगर आपका हो रहा है लेकिन आपका कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपकी एजुकेशन बेकार है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देखिए दोनों अलग अलग बात की जा रही है, ये बात क्या रहा है एंशंट इंडिया की, और ये एक जनरल बात कर रहा है। तो दोनों बातें ठीक है लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। एजुकेशन का जो एम होता है वो यही होता है कि आपके कैरेक्टर को भी डेवलप करे, आपके अंदर एक अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आए, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी ग्रोथ हो सके और आपका अच्छा डेवलपमेंट हो सके। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है इट्स योर करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। हमारे 2019 के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं आपको जुलाई 2019 के क्वेश्चंस कराऊंगी। सो बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।